हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आम तौर पर आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया से नहीं मिलती। इंटरनेशनल खबरों में आजकल सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट छाया हुआ है और बड़ी गैर मामूली किस्म की खबरें हैं। गुलामी की तारीख लिखी जा रही है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से वॉशिंगटन से फैसले का ऐलान होता है, यूएई इजराइल से नॉर्मल रिलेशन करेगा, वो भी ट्रंप ऐलान करते हैं। उसके बाद बहरीन के लिए भी ऐलान करते हैं और लगता है कि एक ही बारात में दो दूल्हे पहुंच गए और वॉशिंगटन में एग्रीमेंट साइन हो गया। साइन तो जरूर हो रहा था इजराइल के साथ, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे थे और दुनिया भर में इजराइल, यूएई, बहरीन और अमेरिका की एम्बेसियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। आज इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार जावेद नकवी साहब। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये सब इतनी तेजी से और ऐसे गैर मामूली तरीके से, हरिडली जिसे कहा जा सकता है, जल्दबाजी में ये सब क्या हो रहा है और क्या सारे अरब मुल्क इजराइल की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे ट्रंप के कहने पर? अब तक गुलामी छुपी हुई थी, अब खुलकर के सामने आ रही है। आप इसे कैसे देख? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें दावत देते हैं और कई बार दिया। और आप बहुत अच्छा ये ऑल्टरनेटिव मीडिया का चैनल चला रहे हैं काज़मी साहब, जिसकी सख्त बेइंतहा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं जिसमें मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल गायब ही हो चुकी है, उसको आपने एक बार फिर से उसमें जान फूकी है, ताकि मुख्तलिफ एंगल से एक हकीकत को देखा जा सके और उस हकीकत को छुपाया ना जा सके। वो आप काम कर रहे हैं, मैं उसकी दाद देना चाहूँगा। तो सवाल ये है कि ये क्या मामला है बहरीन का और यूएई का और इजराइल का और ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब का तो सब सामने समझ में आता है, उनको कुछ यहूदी वोट मिल जाएंगे और अगर मिल गए तो मतलब ये कि बिल्कुल डेस्परेशन की हालत है उनकी कि कहीं से दो पैसे का भी वोट अगर मिल जाए तो मिल जाए, इतना डेस्परेशन बुरी तरह से है। तो आपको अंदाजा होगा कि ये बड़ी क्लोज रेस चल रही है। दूसरी तरफ ये कि जो दोनों अरब ममालिक वहाँ शामिल हुए हैं वो छोटे छोटे पाए के लोग हैं। यूएई और बहरीन का मैं पहले तो फर्क समझाऊं आपको। यूएई को बने हुए तो खैर तकरीबन वही है जब अंग्रेज ने कहा कि अब हम यहाँ से निकलें, ईस्ट ऑफ स्वेज से निकलें, तो वो क्रूशल स्टेट्स को छोड़ने के बजाय वो एक किस्म का इंतज़ाम करके गया और जिसमें वो स्टेट्स, वो अमीर जो आपस में जिनकी बनती नहीं थी, उनको एक जगह बिठा के गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उसमें से ओमान बाहर रहा, कुछ दिनों तक तो रास अल खैमा भी बाहर था जो कि अब यूएई का हिस्सा बना। मिस्ट्रस्ट था और गालिबन अभी भी है, इसलिए कि वहाँ पे हर अमीर 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं साहिब सुमो कहलाते हैं। सुप्रीम काउंसिल के भी हैं, लीडर्स भी हैं और अपने अपने एमिरेट्स के वो रूलर अमीर भी हैं। तो मतलब ये कि जिस तरह से समझिए कि एक परमानेंट चीफ मिनिस्टर या एक परमानेंट गवर्नर हो और वो फेडरेशन एक बने, उस तरह से यहाँ पे कू भी हुआ यूएई में। शारजा में 2 बार कू हुआ, उसमें फिर दुबई ने एक तरफ लिया, सब अबू धाबी ने दूसरा कोना संभाला था। वो बहरहाल किसी तरह से ऊपर से कार्रवाई करके बड़ी बड़ी फोर्सेस को बाहर से, यूरोप से, अंग्रेज का और अमेरिका का सब प्रेशर आया, तो रफा दफा हुआ मामला। किस हद तक हुआ ये तो कहना मुश्किल है।
हर मुल्क के साथ वहां पे एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यूएई में कई कई 2 बार तो कम से कम कू भी हुआ शारजा को लेके। वहाँ के रूलर के भाई जाके बैठ गए थे वहाँ कब्जा करके। फिर उसमें एक तरफ से दुबई ने उसको नकारा, दूसरी तरफ से अबू धाबी ने उसे सपोर्ट किया, कहीं से सऊदी अरेबिया का भी हाथ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसको फिर बड़ी बड़ी ताकतों ने मिल के रफा दफा किया मामले को। मैं आइडिया देना चाह रहा हूं कि बड़ी अनस्टेबल सी जगह हैं। दूसरी चीज ये कि नई अलामत जिसे कहना चाहिए यहाँ के लिए, वो है अराइवल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, यानी इखवान मुस्लिमीन, जो इजिप्ट से शुरू होता था और पहले नॉर्थ अफ्रीका पे कब्जा किया, जिसने उस मुख्तलिफ उसके चेहरे नजर आए, अल्जीरिया से लेके ट्यूनीसिया से लेके यानी मोरक्को तक में उसका असर दिखाई दिया। फिर उसका असर अभी भी इन लोगों को उससे खतरा था। लेकिन जहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड एक सुन्नी जमात है, बहरीन को खतरा है शिया रिबेलियन से। ये दोनों में ये फर्क है। शिया रिबेलियन और चाहे वो सुन्नी रिबेलियन हो, दोनों को रिलेट कर दिया जाता है ले दे के ईरान के साथ। अब ईरान को एक तरफ शिया भी कहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड का हामी भी कहते हैं। तो एक क्राइसिस है इनके लिए कि अगर शिया कहें तो मुस्लिम ब्रदरहुड वहां कहां से आ गया, और हमास जो कि नहायती सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां से आ गया, और भी बहुत सी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेंगे। तो ये बहरीन के यहाँ एक शिया रिवोल्ट था जिसको सप्रेस करने के लिए वहाँ के बादशाह जो खलीफा कहते हैं उनको सरनेम, उन्होंने सऊदी अरेबिया की मदद ली। बड़े बड़े टैंक्स आ गए थे, वो एक कॉजवे बना इसी के लिए, क्योंकि एक जजीरा, एक आइलैंड है, उसको कवर करने के लिए एक वहां से पूरा ब्रिज बना, गोया के खलीज में कॉजवे, जहां से अरब आते थे सऊदी अरेबिया के, क्योंकि बहरीन ज़रा लिबरल जगह है, इसीलिए नहीं कि सिर्फ वहाँ पे शियों की आबादी ज़्यादा है। वैसे तो दुबई भी बहुत अच्छी लिबरल जगह मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे आते थे सऊदी अरेबिया वाले अपना शौक पूरा करने के लिए। कॉजवे इसीलिए भी था, लेकिन सिक्योरिटी की भी उसमें एक एंगल था। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब 6 नहीं 7 लोगों को और भी साथ में ले आएंगे। वो कौन लोग हैं? अब आप अगर नक्शा देखें तो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतार अभी अलूफ है, इनसे मुनहरिफ है, कुवैत को क्या ले आएंगे साथ में, ओमान आ जाएगा क्या, यमन वहां तो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रह गया कुवैत। शायद 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 कुछ अफ्रीका में भी सूडान की बात हो रही थी, मोरक्को की बात हो रही थी। तो ये पहुंच चुके हैं, सूडान की बात तो है कि ये पहुंच चुके हैं। और जो आदमी है वो यूएई का बड़ा परस्तार है। यूएई के क्राउन प्रिंस जो है असल में वो शातिर आदमी है। वो जो सलमान साहब हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, उनको वो सिखाता है, उनको वो तरीके सिखाता है, वो उनका गुरु है, अबू धाबी का जो है। तो ये है इसका पस मंजर। और ट्रम्प साहब का ये है कि कुछ थोड़ा सा इजराइल के साथ अगर इजरायली सिक्योरिटी बनी तो कुछ हो सकता है टूट के यहूदी वोट उनको मिल जाए। हालांकि इसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने राइट विंग वाइट सुप्रीमेसिस्ट को शय दिया था तो उन्होंने, क्योंकि हैं तो वो सब नाजियों की अलामतें, तो उन्होंने बहुत जोर के साथ एंटी यहूदी नारे भी लगाए थे। यानी आपको याद होगा सिनेगॉग पे भी हमला हुआ, सिनेगॉग लोग मारे गए अमेरिका में। तो इसलिए यहूदी इनकी ट्रंप की जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो मास बेस है, जो सपोर्ट बेस है, उससे नाला है। और वैसे भी ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन ये नेतन्याहू ने कुछ ऐसी चालें चली थी, आपको याद होगा कि ओबामा के जमाने में उसने
रिपब्लिकन कांग्रेस और रिपब्लिकन हाउस को लेके वहां पे जाके एड्रेस कर दिया था। यानी प्रेसिडेंट को आपने बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया था अमेरिका के। तो ये शरारत ये नेतन्याहू करते रहते हैं वक्तन पर वक्तन। पहले उन्होंने प्रेसिडेंट को मार्जिनलाइज किया था हाउस की सपोर्ट से, अब वो हाउस को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट की सपोर्ट से। एक ये भी एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन उससे गिनती के इतने उतने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनकी, उनके लिए। वो दिखाएंगे कि मेरी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि इकोनॉमी जो है वो डामाडोल है बुरी तरह से, ना ही सिर्फ कोविड की वजह से जिसने दुनिया पे असर डाला है, लेकिन चीन से जो फ्रंट हो गए हैं और मुनहरिफ हो गए हैं, और उसके साथ जो वहाँ पे असर पड़ा है अमेरिकन ट्रेड पे और अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट रेट्स पे, वो भी एक देखने वाली चीज है। क्योंकि इनके बस का है वह नहीं कि मेक इन अमेरिका तो कह देना बहुत आसान चीज है, लेकिन आप चाइना वाले चाइना से कॉम्पीट कैसे करेंगे मेक इन अमेरिका बनाने के लिए? क्योंकि चाइना में जो लेबर है, जो क्रिटिकल एलिमेंट है, वो आप ला नहीं सकते हैं कहीं से, क्योंकि जितना सस्ता है वो उसका चौगुना पंचगुना पड़ेगा आपको। सो और फिर वो जब इतना होगा तो आप बिल्कुल किसी लायक नहीं रहेंगे मार्केट में आने के। तो ये सब सारी चीजें हैं अमेरिका और ट्रम्प के सामने। दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट का है सवाल, इसमें कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ये जो लोग हैं यूएई, यूएई वाज विद द अमेरिकन फोर्सेस इन 1990, जो पहला सीनियर बुश के जमाने में डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था या डेजर्ट शील्ड, याद नहीं, दोनों ही चीजें शायद। जी 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 जी। तो वो आर्नल्ड वो श्वार्ट्जकॉफ था उसका वहां पे जो चीफ कमांडर था अमेरिका का, श्वार्ट्जकॉफ का ही शायद जमाना था वो। और कुवैत में चले गए थे सद्दाम हुसैन, उनको किस तरह से फिर खदेड़ा गया वहां से। और तो वहां पे भी अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया और यूएई और तमाम जो सदर्न खलीज के ममालिक जो थे, खासतौर से जितने जीसीसी वाले थे, जीसीसी क्या हुआ, 6, यानी ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कुवैत, ये उसमें क्योंकि सद्दाम उस वक्त हयात था और सद्दाम से इनकी सबकी, माफ कीजिएगा लफ्ज इस्तेमाल करो, कि फूंक से रखती थी, ये खौफजदा से, क्योंकि फौजी आदमी था, उसके पास असलहे थे, उसके पास सोवियत यूनियन के दिया हुआ सब कुछ था, और वो फिलिस्तीन की कसम खाता था जिसके लिए ये लोग इतना आमादा नहीं थे। और उसका पस मंजर मैं अभी समझाता हूं आपको। तो उसको ये लोग पैसे दिया करते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन मनी देते थे। और कुवैत में तो ये हाल था कि सद्दाम हुसैन को बल्कि सिग्नल दिया था, आपको याद होगा, अमेरिकन ने, कि भाई तुम कुवैत पे चढ़ाई कर दो, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। जी जी जी, अमेरिकन एम्बेसडर बगदाद में मिले। जी जी जी, अप्रैल ग्लास्पी थी, एम्बेसडर थी। तो उन्होंने कहा था ये नहीं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, आप जो चाहे करें। वो किसकी किसकी बेसिस पे कहा था? वो बेसिस ये थी कि जैसा मैंने कहा ना, इन लोगों में सब में गुत्थी थी। गल्फ जीसीसी वाले जितने थे, एक दूसरे से इनका पूरा मिलता नहीं था। बना तो लिया था, सऊदी अरेबिया कहता था हम हावी हैं क्योंकि हम ज्यादा तेल बेचते हैं, कुवैत कहता था हम हावी हैं क्योंकि तेल हमारे यहाँ सबसे पहले आया था, तुम तो नौ बढ़िया लोग हो, हम पुराने चावल हैं। और दूसरा एक ताना मारता था कि तुम लोगों के ऊपर तो तुर्कियों ने हुकूमत की, हमारे ऊपर नहीं की। एक ये ताना भी था, जिससे कि इतना बड़ा वो उसको इंसल्ट लिया था सऊदी अरेबिया ने कि एक बार जीसीसी का फुटबॉल मैच हो रहा था, वहां पे जंग की अलामत तकरीबन हो गई थी, और जिस तरह से कुवैत ने छेड़ दिया था सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया का कुवैत का 36 का आंकड़ा था, सऊदी अरेबिया का
अभी कतार के साथ तो बिल्कुल ही जैसे कि दुश्मन हो, तो ये जीसीसी का ये हाल है। जी जी। अब उसको हाँ किसी तरह से डरा धमका के इकट्ठा कर लेना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये है कि अगर हम जा रहे हैं चीन की तरफ देखने के लिए, हमारा है कि वो क्या कहते हैं, पिवट टू द ईस्ट, यानी ख्याल आया कि मगरिब मशरिक़ वस्ता में जो काम था वो हम इसराइल को सौंप सकते हैं, और इजिप्ट भी है हमारे साथ, और सऊदी अरेबिया भी है। तो और हमने बाकी जो हमारे लोग थे उनको उखाड़ पुखाड़ के बराबर कर दिया, जो खड़े हो सकते थे खिलाफ। यमन था, यमन खिलाफ था, सऊदी अरेबिया की मुहिम के खिलाफ, इराक खिलाफ था, सीरिया खिलाफ था, लीबिया खिलाफ था। आप देखें चारों को इन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया। जी जावेद साहब, इस वक्त जो इसराइल से ताल्लुकात का सिलसिला है, वो उसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या है इस वक्त, क्यों है? मतलब वो आपने बताया कि इलेक्शन में वो कुछ गेन करना चाहते हैं, लेकिन और इससे आगे क्या कुछ है? इसमें मोहम्मद बिन सलमान पीछे क्यों है? अभी क्यों ऐलान नहीं कर रहे, दूतों को तैयार कर दिया, या वो वाकई नहीं आना चाहते? कुछ इजरायली मीडिया में एक खबर आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम अभी नहीं आ सकते, लेकिन हम पूरी मदद करेंगे आपकी। तो क्या है इसको, थोड़ा सा अब इस वक्त का रेलेवेंस क्या है? वो अगर सामने आ गए तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा आ सकता है, इसलिए कि वो हैं खादिम हरमैन शरीफैन कहते हैं अपने आप को। यानी जी जो वहाँ की जो उसकी बेहुरमती होगी, अगर आप जी एक इजरायली स्टेट के साथ आपने दोस्ती कर ली फेलो इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ मिलके, तो वो जो एक तमगा आपने अभी हाल में ईरान के इनकलाब के बाद ही उन्होंने अपने ऊपर ये टाइटल मान लिया था, लेकिन जी वो जी। टाइटल था स्ट्रेटेजिक, कि हम मक्का मदीने की हम खिदमत करते हैं, हम तो खादिम हैं, हम बादशाह कहाँ से हुए? ये हम्म, क्योंकि वो पूरा जो इनकलाब था ईरान का वो बादशाहों के खिलाफ था, जी जी। जिससे इनकी सबकी बोटी कांपती थी। वो हाँ उसका नाम दे दिया शिया इनकलाब। शिया तो अपने आप को बेचारे इस्लामी इनकलाबी कहते हैं, वो हाँ। इस्लाम का इनकलाब, जिसमें कि खुमैनी ने कई चीजें जोड़ी जो कि शिया मिर्जे में नहीं थी। जी जी। जुमे की नमाज मसलन उसने उसको बिल्कुल जैसे कि मैंडेटरी कर दिया था, और भी बहुत सी चीजें की थी जो करीब लाने की बात थी, और उसमें बिल्कुल ये था कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो इनकलाब की बात करते हैं। हमास के साथ हैं, पीएलओ के साथ। अराफात गए थे सबसे पहले मिलने इमाम खुमैनी से। तो अब ईरान जैसे ही शाह वहां से सरका, अभी तक जो पुलिसमैन था, तो ये खलफिशार मचा कि कहाँ से क्या करें। सऊदी अरेबिया फौरन नजर आया उनको। आप बात पूछ रहे हैं इसराइल की, इसराइल हम्म, का मामला यहीं से जुड़ा हुआ है। हम्म, इसराइल का और शाह का बिल्कुल अलायंस था, मतलब एक एक विंग गल्फ का वो संभाले था, और दूसरा विंग ये शाह संभाले हुए था, जी, और बीच में सब सोवियत क्लाइंट्स थे, यानी हम्म, सीरिया और इराक, जी अ, जी। और लिबिया और यमन। तो हम्म, इन लोगों को सोवियत यूनियन के गिरने के बाद पूरी सजा मिलनी थी और दी गई, हम्म, तोड़ दिया गया, हम्म, नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन साथ में ईरान के होते हुए सऊदी अरेबिया को आपने एंकर बना दिया, क्योंकि अब तो शाह है नहीं हमारा, हम्म, जिससे हम जिसके जरिए से हम सारा काम करवा लेते थे। अब तो वहां पे खामेनेई साहब की हुकूमत है, और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो पनपने नहीं देगी हमको। तो बहर कैफ, उसके लिए आपको मालूम है जैसे ही 1979 में इनकलाब आया ईरान में, 1980 में सऊदी अरेबिया ने एक प्लान प्रपोज कर दिया, फाहद प्लान, जिसमें कि बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो था कि इसराइल की सिक्योरिटी को हम गारंटी करते हैं। यानी देखिए 79 हुआ इनकलाब, शाह गया, और हम्म, 80 में अमेरिका ने एक और मददगार पकड़ लिया था, जो कि हम्म, खुद बादशाह नहीं था, अभी क्राउन प्रिंस था, फहद था।
और उसको पकड़ के उन्होंने ये काम करवा लिया कि उसने एक प्लान भी बना दिया और पेश कर दिया कि साहब फिलिस्तीन का ये कॉन्टूर होंगे और इसराइल को आप लोग मान लीजिए। तो इसराइल का तब से सऊदी अरेबिया से चला आ रहा है अलायंस। और उसी 1980 में इराक ने, सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ भी जंग शुरू की थी। ईरान के खिलाफ बिल्कुल उसी साल हुआ था ये। एग्जैक्टली वही कि मामला क्या हुआ कि अब बन आई है कि हम होंगे या सऊदी अरेबिया होगा। भाई बात तो ये हुई ना। अब जब वो चला गया सिपाही सालार ईरान का, तो अब अरबों का लीडर खलीज में कौन होगा? उनका सऊदी अरेबिया होगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं और अमेरिका के हामी हैं। सद्दाम अभी भी सोवियत यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब कौन लीडर बनेगा? तो लीडर के लिए वो जंग हुई 1990 में। उसको मार्जिनलाइज किया गया सद्दाम को अमेरिकन ने सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे। कुवैत का तो सिर्फ नाम था। और 80 में तो ये फैसला हो गया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो ले जाके, अब क्योंकि ये लोग सब अड़ियल टट्टू अमेरिकन पॉलिसी में थे, सद्दाम और असद और कद्दाफी और यमन को ना भूले। यमन का भी जो हाल हो रहा है आज, वो भी बदला लिया जा रहा है, क्योंकि खड़ा था ये भी खिलाफ फहद प्लान के। इसराइल के प्लान जो था दोस्ती करने का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, उस प्लान को यमन ने भी उसकी मुखालफत की थी, पीएलओ ने की थी। आप देख लीजिए ये लोग कहाँ हैं। और इसलिए इसराइल का, लेकिन इसराइल में नेतन्याहू क्या बहुत सिक्योर है? जी नहीं। उनके ऊपर डेमोक्लिस स्वॉर्ड मंडरा रही है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं। ये सिर्फ इसराइल का कमाल है। इसराइल की कुछ खूबियां हैं कि वो अपने लीडर को जेल में भी डाल सकता है। वो शायद यहाँ दूसरी जगहों पे आपको नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। उसमें आप एड़ियां रगड़ेंगे तब जाके कहीं बात बनेगी। लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूशंस इस तरह के कायम है जो कि फिलिस्तीनियों के साथ तो जाती और जुल्म कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ लीडर्स को भी वो ऐसा नहीं है कि हावी होने दें। तो ये नेतन्याहू के बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इस वक्त। अच्छा जावेद साहब, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, ये सारा जो कुछ हो रहा है, इसमें जाहिर है सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पर पैलेस्टीनियंस हैं। पैलेस्टीनियंस अपने आप को अकेला होता हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त फतह जो वेस्ट बैंक में है और हमास वो एक साथ नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 14 ग्रुप्स की, फिलिस्तीनी ग्रुप्स की एक मीटिंग हुई थी रामल्ला और बैरूत में, जिसमें इस्माइल हानिया और महमूद अब्बास दोनों शरीक हुए थे। तो इसमें पैलेस्टीनियन जो इशू है वो कहां तक, चूंकि उन्हें अब तक लगता था कि अरब ही थे जो 1953 में जंग लड़ी थी, वो अरब मुल्कों से उनको एक तरह से तवक्को थी। लेकिन अब इस वक्त क्या इनकी यूनिटी या हिजबुल्लाह की सपोर्ट या ईरान की सपोर्ट, इस सब के साथ हश्द शाबी इराक में, हूथी यमन में, यह भी एक नजरिया एक साथ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वक्त इस सिनेरियो में पैलेस्टीनियंस को कहां महसूस कर रहे हैं? तो फिलिस्तीनियों के पास 2-3 मुल्क बचे हैं, अरब ममालिक और एक नॉन अरब स्टेट है जिसको कहते हैं ईरान। अलावा उसके लिप सर्विस वाले भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मलेशिया में महातिर साहब थोड़ा सा बढ़ के बोलते हैं फिलिस्तीन के मामले, और वो कश्मीर के मामले पे भी उतने ही तेजी के साथ बोलते हैं। हम हिंदुस्तान वगैरह तो और पाकिस्तान भी लिप सर्विस वाले लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो आपको मालूम है गुत्थी कैसे उलझी हुई है सऊदी अरेबिया के साथ। तो और पाकिस्तान के जियाउल हक साहब थे जिन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा था बुरी तरह से जॉर्डन में 1968 में, ब्लैक सितंबर हुआ था। तो कम से कम हम तो और ईमानदारी के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे। लेकिन ये सब बीजेपी की सरकार आने के बाद और
92 में नरसिम्हा राव ने रिश्ते कायम कर लिए, तो वो तो खैर जो करना था वो किया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल कुलंटी मार के आप उसकी गोद में बैठ जाएं तो ये बात समझ में आने की नहीं है। इससे हमारा विकार को ठेस पहुंची। हिंदुस्तान का जो एक मौक़िफ़ था जिसमें अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहता था, ये मेरी हमशीरा है, और इज्जत दोनों एक दूसरे को देते थे, और सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ नहीं बल्कि हमारे रिश्ते इराक और ईरान के साथ, यानी जब जंग हो रही थी तो हमारी सुनी जाती थी, हिंदुस्तान की सुनी जाती थी दोनों फिरकों में। यानी रोमेश भंडारी साहब जाते थे तो वो तेहरान जाते थे, और वाहिद आदमी थे तो डायरेक्टली वहां से बगदाद चले जाते थे जंग के बीच में। तो हमारी एक विकार था, हमारी एक स्टैंडिंग थी, वो सब इन्होंने जाके अपने बौने बौने हरकतों में, दो चार आने की हरकतों में इन्होंने हमको नीलाम कर दिया है। इजराइल का और फिलिस्तीनियों का जो मौक़िफ़ है वो और ज़्यादा शार्पन हुआ है। फिलिस्तीनी दोनों जो रेडिकल जो हुकूमत थी, स्ट्रिप वाली और वेस्ट बैंक वाली, महमूद अब्बास वाली, ये दोनों का अब जो मिलन होगा, जो हुआ है, मेरा क़यास ये है कि ये जाहिर सी बात है इनका क़िबला उसी तरफ होगा जहां से इनको मदद मिलेगी, और वो मदद आ रही है ईरान से और हिजबुल्लाह से, और गालिबन उन अनासिर से जिनको अभी सप्रेस करके रखा गया है इन ममालिक में जहां पे इजराइल को लाया गया उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद नकवी साहब। आपकी हर जुमले में, हर उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल एक बाकायदा एक ऐसी नॉलेज होती है जो मैं समझता हूँ उसकी गहराई बहुत होती है चीजें समझने के लिए। हमारी कोशिश है अपने दर्शकों तक वो फैक्ट्स पहुंचाने के सही पर्सपेक्टिव में हालात को समझ सकें। सिर्फ वो CNN और BBC जिस तरह से दुनिया को पढ़ाती है, मैं उसको इंटरनेशनल गोदी मीडिया कहता हूं, बल्कि भोंपू मीडिया, वो अपनी सरकारों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है मीडिया स्टार वर्ल्ड में कि खबरें उन मुल्कों से जहां से भी हैं वहीं से लाई जाएं, और ऐसे जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए जो आपको गहराई से बहुत सी मालूमात दे सकते हैं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसी के साथ दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो रेगुलर मिल सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।